मेरे हिसाब से कोई स्कूल बेस्ट नहीं होता। हर माँ-बाप के लिए उनका बच्चा सबसे अच्छा होता है। मेरे लिए ये स्कूल, मेरी फैमिली बहुत प्रिय है मुझे। इसको मैं किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकती। कॉम्पिटिशन दुनिया से कभी हट नहीं सकता। बेसिक कंपटीशन तो सब में रहता है, जानवरों में भी होता है, पेड़-पौधों में भी होता है। इकट्ठे 10 बीज डालिए, 4 निकलते हैं, 6 नहीं निकलते हैं। तो वो जो बेसिक कंपटीशन है उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन कितना ग्रो कर रहा है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। हम अभी दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल एज द्वारका में हैं और ये दिल्ली के बेस्ट स्कूलों में से एक है और हमारे साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल अनुभा मैम हैं। तो मैम आपका स्वागत है हमारे। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे हिसाब से तो सारे स्कूल बेस्ट होते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा स्कूल बेस्ट है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे स्कूल में हमारा प्रयास है कि हम हर बच्चे को जितना ज़्यादा दे सकें। कॉपी किताब में जो लिखा है वो तो हर बच्चे के पास हर स्कूल में पहुँच रहा है। कॉपी किताब के बियॉन्ड, उससे ज़्यादा हम उनको कितना ज़्यादा सिखा सकते हैं, कितनी जगह ले जा सकते हैं जहाँ पर वो अपने हाथ पैर मिट्टी में डाल कर के इंस्ट्रूमेंट्स पे सारे उपकरणों पे रख करके सीख सकें। तो जो उन्होंने किताब में पढ़ा है वो याद रहेगा ज़्यादा दिन तक। एक-एक बच्चों का इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान कि एक-एक बच्चा क्या कर रहा है, उसकी क्या ख़ासियत है, उसको हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना उसको हम एक्सपोज़र दे सकते हैं, ये हमारा प्रयास है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि स्कूल का जो हमारा बोर्ड का रिज़ल्ट रहा है, जबकि हमारा ये सेकंड बैच था 10th का। लास्ट ईयर भी और इस साल भी रिज़ल्ट 100% था और 100% फर्स्ट डिवीज़न, 100% डिस्टिंक्शन। किसी भी बच्चे का परसेंटेज 75 से नीचे नहीं आया। 90%, 99% या 100% एक या दो बच्चे का आना अलग चीज़ होती है, लेकिन सारे बच्चों को सम्मिलित उस लेवल पे लेके आना ये आसान नहीं होता। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ बच्चों की, हमारे पेरेंट्स की जिन्होंने इस प्रयास में हमारा साथ दिया, मेरे सारे के सारे अध्यापिकाओं की जिन्होंने मेरे इन डिमांड्स के साथ मेहनत करी, बच्चों के साथ मेहनत करी और जो ये हम विज़न लेके चल रहे थे कि कोई भी बच्चा नीचे पीछे ना रह जाए, उस विज़न को साकार किया। आगे भी प्रयास यही रहेगा कि मैं जब रिज़ल्ट की बात करूँ, तो मैं एक पूरी पिक्चर की बात करूँ, मैं 1 या 2 टॉपर्स की बात नहीं करूँ। मेरा आगे भी यही प्रयास रहेगा। हमारे सारे पेरेंट्स इसको बहुत सपोर्ट करते हैं और आगे एनईपी भी इसको बोल रहा है कि हैंड्स ऑन लर्निंग बहुत ज़्यादा हो बच्चों की। सब पेरेंट्स आके कहते हैं कि स्कूल एक्टिविटीज़ करा रहा है, बच्चे एक्टिविटीज़ से बहुत सीख रहे हैं। आगे चल के बच्चे कितना इनोवेशन कर रहे हैं, वैल्यू उनकी कितनी अच्छी हो रही है, इस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस बार जो IWPL ऑर्गेनाइज़ हुआ था, जो 4 साल से आयोजित हो रहा है द्वारका में, उसमें हमारे स्कूल के बच्चे सबसे ज़्यादा तादाद में थे। तो उन्होंने बहुत करीबी से इंक्लूजन को देखा है, सपोर्ट किया है और जब वापस आए हैं तो उनका अपना नज़रिया आसपास के लोगों को देखने का, उनको समेटने का बिल्कुल बदल गया था। ये चीज़ें, वैल्यूज़ इनग्रेन करना बच्चों में बहुत ज़रूरी है, जिसको हम एकेडमिक्स के साथ-साथ सँभाल के चल रहे हैं। शुभकामनाएँ साथ बनी रहें और मैं कोशिश करूँगी कि हर साल आप लोग के साथ यही न्यूज़ शेयर करते रहूँ कि हमारे सारे बच्चे साथ-साथ चल के अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। लगातार दूसरी साल 100% रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। कई साल से दिल्ली में ये चर्चा बनी हुई है कि जो प्राइवेट स्कूल है उससे बेहतर रिजल्ट दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल दे रहे हैं। ये कितना आप लोग भी इसको महसूस करते हैं या ये पॉलिटिकल एक। देखिए, मेरा पहला स्टेटमेंट था कि मेरे हिसाब से कोई स्कूल बेस्ट नहीं होता। हर माँ-बाप के लिए उनका बच्चा सबसे अच्छा होता है। मेरे लिए ये स्कूल, मेरी फैमिली बहुत प्रिय है मुझे। इसको मैं किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकती। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है हम सबको समझने के लिए कि आपका एम्बिशन, आपका ध्येय अलग होगा, मेरा ध्येय अलग होगा। हम लोग अपने-अपने ध्येय के लिए काम करेंगे। तो आपकी दौड़ और मेरी दौड़ अलग-अलग है। हम इसको एक मापदंड में तोल नहीं सकते, हम इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर बच्चे मार्जिनलाइज़ सेक्शन से आते हैं। उनका अप्रोच डिफरेंट है, उनका प्रोग्रेस डिफरेंट है। हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, हमारे पास मिक्स्ड हैं, दोनों तरीके के आ रहे हैं।
कुछ बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनको इंडिया में पढ़ना ही नहीं है, उनको पहले दिन से पता है कि हमें बाहर जाना है, तो वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी ही नहीं करेंगे, वो सैट नेट गेट की तैयारी करेंगे, वो उसमें निकलेंगे। हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, ना मैं ये कंपैरिजन कभी करती हूँ। कंपटीशन का जो दौर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इंजीनियरिंग और एमबीबीएस और भी चीज़ों की तैयारियां साथ साथ बच्चे करते हैं, तो बोर्ड की भी तैयारियां और साथ में उन एंट्रेंस एग्जामों की भी तैयारियां, कितना आप लोगों पे प्रेशर बढ़ जाता है? कंपटीशन दुनिया से कभी हट नहीं सकता। बेसिक कंपटीशन तो सब में रहता है, जानवरों में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। इकट्ठे 10 बीज डालिए, 4 निकलते हैं, 6 नहीं निकलते हैं। तो वो जो बेसिक कंपटीशन है उस पे उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन कितना ग्रो कर रहा है, कितनी खाद मिली है, कितना उसको पोषण मिला है, कितना माली ने पौधे का ध्यान रखा है, कितना उसकी ट्रिमिंग करी है कि वो घना हो सके। एक फैक्टर तो ये होता है। दूसरा, जो आप कॉम्पिटिशन्स की बात कर रहे हैं, मैं साइंस की टीचर रही हूँ और मेरी एक खासियत रही है कि मैं अपने बच्चों से कहती थी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आपके जो कॉम्पिटिशन्स हैं ये आपकी एनसीईआरटी बुक से आ रहे हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझ ली है और एक एक लाइन पे आप 10-10 क्वेश्चन अपने आप बना सकते हो, तो कोई नहीं रोक सकता आपको कॉम्पिटिशन क्लियर करने से। तब भी मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के सिर्फ स्कूल अटेंड करके कॉम्पिटिशन क्लियर किए और बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स में गए, नीट में, AIEEE में। लेकिन आज भी मेरे पास आसपास में ऐसे बच्चे हैं जिनसे बात होती रहती है, वो बताते हैं कि 12th के सिलेबस के साथ साथ कंपटीशन क्लियर करना बहुत आसान है अगर आप उस 12th की बुक को फोकस लेके कर रहे हो। आपको पढ़ाया वही जाएगा, आप कोचिंग में जाइए, आप स्कूल में जाइए, क्वेश्चंस करने का तरीका थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। अगर एज अ पेरेंट मैं ये मान के चलूँ कि मेरे बच्चे को मेडिकल का एग्ज़ाम देना है, लेकिन मेरे बच्चे में उस एग्ज़ाम की अलग से तैयारी करने की क्षमता नहीं है, तो ये बच्चे की कमी नहीं है। मेरे हिसाब से ये कमी हम टीचर्स की और हम अभिभावकों की है, जो ये पहचान नहीं पाए इस गैप को। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच्चा मेहनत कर सकता है, वहाँ उस बच्चे को फोकस रखना, उसको रेगुलर प्रैक्टिस देना, ये बहुत आराम से हो जाएगा, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे टीचर्स भी उसी क्वालिफिकेशन के साथ आते हैं। शायद एक फैशन हो गया है, शायद हमारे बच्चों को भी लगता है कि हम नहीं जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बिना जाए कर लेते हैं। सही में आपने बताया कि चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो एक से एक अच्छे से अच्छे, या अगर हम उस पे देखें तो महंगे से महंगे स्कूल में जो फीस वाइज भी लोग देखते हैं, उसमें पढ़ने के बावजूद भी बच्चा कोचिंग जरूर करता है, कोचिंग जरूर जाता है। तो ये एक ट्रेंड चल गया है या कंपलसरी हो गया है कि उसको कोचिंग में ही पढ़ाई होगी, स्कूल में नहीं होगी? ये एक बहुत बड़ा फैशन भी हो गया है, बच्चों के कहने में ना फ़क्र होता है। हम जब छोटे थे, जब हम पढ़ाई करते थे, तो हमें कहते हुए शर्म आती थी कि हम ट्यूशन ले रहे हैं। हम अगर कोई ट्यूशन ले रहा है तो किसी को बताता नहीं था। आज की डेट में अगर कोई बच्चा नहीं जा रहा है तो शायद उसको शर्म आती है ये कहते हुए कि मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये एक समय का बदलाव है। स्कूल तो वही है, टीचर्स भी वही हैं और दूसरा एक साइकोलॉजी भी हो गई है बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी। उन्हें लगता है कि अगर हम कोचिंग नहीं गए तो हमसे शायद कुछ छूट जाएगा। तो जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं ना, फोमो होने लगता है बच्चों को, बहुत ज़्यादा फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो एक बहुत बड़ी साइक क्रिएट हो गई है कोचिंग इंस्टीट्यूट के पावरफुल होने के साथ साथ, जिसको हम लोग स्कूल बॉडीज ही ब्रेक कर सकते हैं। हम ही को पेरेंट्स को अवेयर कराना है। और एक इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो मैंने देखा, बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने, कोचिंग में जा रहे हैं, कोचिंग में मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, स्कूल में नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कोचिंग में उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता इंडिविजुअलाइज्ड। हम स्कूल में ध्यान देते हैं। हम इसका भी ध्यान रखते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे की मानसिक स्थिति अच्छी रहे। अगर वो डिप्रेशन में आ रहा है, अगर वो कहीं डाइवर्ट हो रहा है, तो हम इमीडिएटली पेरेंट्स को बुला के बताते हैं। कोटा में इतने सुसाइड्स क्यों होते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। शायद प्रेशर के अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स होते हो, शायद उनको वहाँ पे बस भेज दिया गया है और उन्हें पता है हम नहीं कर सकते। हमारे पास भी ऐसे बच्चे आते हैं, हमको दिखता है कि बच्चों में कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, हम इमीडिएटली पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट करते हैं, हम उस पर एक्शन लेते हैं। वहाँ पर एक्शन मिसिंग है क्योंकि फोकस सिर्फ एक है, जो आपका मेडिकल्स का सिलेबस है वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस कराते जाने हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन रहेगी, हमेशा रहेगी। अपने बच्चों की स्ट्रेंथ्स को पहचानिए, उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी चॉइसेस के हिसाब से उनको करियर में गाइड करिए और उनके ओवरऑल इमोशनल वेलबींग पे ध्यान दीजिए। एक स्वस्थ बच्चा खुश होना चाहिए, सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चा खुश है, जो काम
प्रसन्नता से कर रहा है, वो काम अच्छे से करेगा। वो कहते हैं ना, हमारे पास बहुत सारी जेब होती हैं, तो जो जेब हमारे सबसे दिल के पास है, उस जेब में वो चीज़ हम रखते हैं जो हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं एज़ अ पेरेंट चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आईआईटी में चला जाए, लेकिन अगर बच्चे ने अपनी उस पॉकेट में आर्ट रखी हुई है और वो बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, या गिटार रखा हुआ है और वो बच्चा सिंगर बनना चाहता है, तो वो आईआईटी को प्रेशर की तरह लेगा। तो वो आइडेंटिफाई करना, उसको एवेन्यूज़ देना कि वो अपने स्किल एरिया में डेवलप कर सके, वो स्कूल्स का और अभिभावकों का काम है। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ना तो करते हैं, ना कर पाएंगे। आप एक बेहतर स्कूल की बेहतर प्रिंसिपल भी हैं और उसके नाते पेरेंट्स से क्या मैसेज देना चाहती हैं ताकि बच्चों को बेहतर तैयारियां करा सकें? हम लोग एक जनरेशन के बीच का ब्रिज हैं, जो आज की जनरेशन है और जो पुरानी जनरेशन है। शायद मेरे साथ के सब लोगों ने वो समय देखा होगा जब हमारे घर में हमारे दादा दादी, नाना नानी साथ में रहते। बहुत कुछ हमने उनसे सीखा है। जो आगे वाली जनरेशन है उसमें और आज की जनरेशन में भी बहुत सारे बच्चे यूनिट फैमिलीज में रहते हैं और दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं। तो सबसे बड़ी कमी जो आजकल के बच्चों के है, जिनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए उनके साथ वो समय नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं। उनका समय अपने मित्रों के साथ हो सकता है, स्कूल के बाद वो डे केयर में कहीं रहते हो, या हो सकता है घर चले गए हो, घर में मेड हो और साथ में टीवी देख रहे हैं या फ्रेंड के संग बातें कर रहे हैं। तो जो हमारी घर के बड़ों के संग बैठ करके इधर उधर की बात में, और कुछ नहीं तो ताश या पिल्ले में ही बहुत सारी इमोशनल ग्रूमिंग हो जाती थी, वो आजकल के बच्चों में सबसे ज़्यादा कम दिखती है। वो हमसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, शायद हम लोग उतना प्रखर नहीं थे जितना ये बच्चे आजकल हैं। उनको बहुत कुछ आता है, थैंक्स टू इंटरनेट। वो इतना ज़्यादा सीख के आते हैं, इतना ज़्यादा उनको पता होता है कि हम भी कई बार अचंभित रह जाते हैं, इतने छोटे से बच्चे को इतना कहाँ से पता है। लेकिन उस बच्चे के पास ना वो इमोशनल स्ट्रेंथ कई बार नहीं होती है जो हमारे पास होती थी। वो सर्कल नहीं है कि अगर मुझे कहीं भी कुछ हर्ट किया है तो मैं आराम से जाके घर में बैठ के मम्मी को बताऊं, मम्मी आज ये हुआ, दादी को बताऊं, दादी आज ये हुआ। तो हमको एज पेरेंट्स ये ध्यान रखना है कि हम बच्चों को वो सर्कल, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। कम से कम दिन में एक वक्त का मील साथ में लेना ज़रूरी है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो चाहे वो डिनर हो, जिसमें आपके गैजेट्स नहीं होने चाहिए, जिसमें आपका टीवी नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसमें बच्चों के संग और पेरेंट्स के संग बड़े ओपन कन्वर्सेशंस होने चाहिए। आप भी बताओ आपके ऑफिस में क्या हुआ, बच्चे भी बताएं कि स्कूल में क्या हुआ। आपको आपके बच्चों के फ्रेंड्स के नाम पता हो, उनका एड्रेस पता हो, उनके पेरेंट्स को आप जानते हो, आपके बच्चों को आपके फ्रेंड्स का नाम पता हो। इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो ये गैप फिल करना हम लोग की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलते चलते उन बच्चों के लिए मैसेज जो बेहतर कर रहे हैं या करने वाले हैं। सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे 25 साल के टीचिंग करियर में बहुत तरह के बच्चे देखे हैं। ऐसे भी देखे हैं जिनसे हम क्लास में बड़ा परेशान हो जाते थे, बहुत बदमाशी करते थे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते थे, पूरा साल नंबर नहीं आते थे। और ऐसे भी देखे हैं जिनको हम कहेंगे कि ये बिल्कुल आदर्श बच्चे हैं। आज की तारीख में अगर मैं वो पुराने बैचेस की तरफ मुड़ के देखूं, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो अच्छा नहीं कर रहा है। तो इन अ नटशेल मैं ये कहना चाहूँगी कि हर बच्चा समय के साथ अपनी राह बना लेता है और अच्छा ही करता है। अच्छे की परिभाषा सबकी अलग होती है, सबकी अच्छे की परिभाषा सेम नहीं होती है। लेकिन इन बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना ध्येय, जो चीज़ आप करना चाहते हो, जो आपको प्रिय है, उससे भटकना नहीं। अपने मित्रों को पहचानना, कौन से वो मित्र हैं जो आपके सच्चे मित्र हैं और कौन से वो मित्र हैं जो सिर्फ आपके साथ समय के लिए हैं। तो जो सच्चे मित्र हैं, जब आपका कदम भटकेगा ना, वो आपको बता देंगे ये मत करना, ना ना ये सही नहीं है। जो आपकी किसी बात पे कभी ना बोले कि ये सही नहीं है, वो मित्र सच्चा नहीं है। अपने मित्रों को पहचानो, अपने ध्येय को पकड़ के चलो और दिल से एक अच्छे इंसान बनो। अगर आप अच्छे हो तो आपको हर परिस्थिति में साथ देने वाला मिल जाएगा। मैम एक बीच में बात याद आई कि हम लोग तो गांव से पढ़े हैं और पहले हमारे समय में टीचर और स्टूडेंट के बीच बड़ा वो होता है कि थोड़ी सी भी गलती पे डंडा उठा के एकदम पीट देना, ये करना वो करना, पनिश दे देना। आज का माहौल जो एजुकेशन का है वो बदल गया है। आप बच्चे को ज़्यादा तेज डांट भी दिए तो पेरेंट्स आ जाएंगे। आप लोगों का जो स्कूल है हाई प्रोफाइल है, इसमें जो पेरेंट्स हैं वो भी हाई प्रोफाइल हैं। तो कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपको फोन कर देंगे, कोई वकील है, कोई थाने से है। कुछ ऐसा कभी आपके स्कूल में आया या आता है? पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती ना, और ना कभी हो सकती हैं। अगर हो गई तो आप पेन नहीं पकड़ पाओ। तो वो
जीवन की ऊंच नीच बहुत ज़रूरी होती है, वो हमको हर स्थिति के लिए पक्का कर देती है। जब मैं छोटी थी तो हमारा स्कूल कई बार 50-50 किलोमीटर दूर होता था, और अगर टीचर ने कोई शिकायत की है तो एकदम से दौड़ के मम्मी पापा आ जाएं, वो स्थिति नहीं होती थी कि इतना दूर जा रहे हैं स्कूल से। तो हमारे जो रिक्शे वाले भैया हमको स्कूल लेके जाते थे ना, वो हमारे अभिभावक होते थे। अगर टीचर ने कुछ शिकायत कर दी तो पूरा रास्ता स्कूल से लेके घर तक हम लोग डांट खाते हुए जाते थे, प्रसादे भैया हमको डांट लगा रहे हैं। जब घर पहुंचेंगे तो वो हमको खड़ा करके हमारे सामने मम्मी के साथ में लेकर के हमको डांट लगाएंगे, और उनके चले जाने के बाद मम्मी उतना ही हमको डांट लगाएंगी। हमारे माँ बाप को भी हमारे केयर टेकर्स पे, आप ये सोचिए, वो रिक्शे वाले भैया थे, उनके ऊपर इतना भरोसा था कि अगर वो कुछ कह रहे हैं वो मेरा रिपोर्ट कार्ड भी लेके आ जाएंगे, टीचर का मैसेज भी लेके आ जाएंगे, मम्मी का मैसेज टीचर के पास भी लेके चले जाएंगे। और 50-50 किलोमीटर दूर रिक्शे में जाना आसान नहीं। इंसान इंसान के बीच में अगर हम शक का नज़र रखेंगे तो दिक्कत आएगी, और अगर हम भरोसा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम हो पाएगा। एक तो ये, दूसरा पेरेंट्स, कई बार होता है कि ऑफिस का भी प्रेशर है, बच्चे के प्रोग्रेस का भी प्रेशर है, बच्चे ने कुछ बोल दिया, उस समय एकदम से विवेक ने काम नहीं किया, एकदम से नाराज होकर के स्कूल आ गए। कोई बात नहीं, आ जाइए आप। जब हम बैठते हैं साथ में सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं रहती जिसमें कि ये स्थिति आए कि कोई दबाव पड़ रहा है, क्योंकि अंततोगत्वा मेरा काम या पेरेंट्स का काम एक ही है ना, हमको बच्चे में अच्छाई चाहिए, हमको बच्चे की प्रोग्रेस चाहिए। तो जब तक हम इस प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कोई पेरेंट हमारे अगेंस्ट नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ ही खड़े होंगे। आपने अपना कीमती समय दिया और एक इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल होते हुए हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा हमारे साथ। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप। हिंदी मातृभाषा है, बीच बीच में इंग्लिश जब आ जाती है तो ग्लानि ही होती है, फख्र नहीं होता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद आपका भी।